नमस्कार। चलिए आज हम जरा स्रोतों में गोता लगाते हैं ये समझने के लिए कि 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लिए भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजना एक एक जुनून सा बन गया। जी। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो इस कहानी को मतलब परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था इतिहास में। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी बड़ी वजहें थीं जिन्होंने यूरोपियनों को इस खतरनाक, मुश्किल समुद्री सफर पर निकलने के लिए उकसाया? शुरुआत करते हैं इस बात से कि यूरोप में भारतीय चीजों की जबरदस्त मांग थी। मसाले तो थे ही, साथ में कैलिको, वो भारत का मशहूर सूती कपड़ा, रेशम, कीमती पत्थर। जी हाँ, इन सब का यूरोप में बड़ा बाजार था। मतलब ये स्टेटस सिंबल जैसी चीजें थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि पुराने जमाने से चले आ रहे रास्ते, खासकर वो 7वीं सदी में रोमन साम्राज्य के कमजोर पड़ने और फिर मिस्र और फारस जैसे इलाकों पर अरब ताकतों के कब्जे के बाद। हाँ, सीधे संपर्क के रास्ते लगभग बंद हो गए थे। बिल्कुल। भारत का माल यूरोप पहुंचता तो था, बिल्कुल। पर कई हाथों से गुजरकर, है ना? बिल्कुल, मतलब वो डायरेक्ट लिंक जो था बिल्कुल, वो टूट सा गया था। बिल्कुल। और फिर स्थिति तब और बिगड़ गई जब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, कुस्तुनतुनिया। यस। वो तो बहुत अहम जगह थी व्यापार के लिए। बहुत ज्यादा। ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक समझिए मुख्य द्वार था। तो इसके हाथ से निकलने का मतलब था कि जमीन के रास्ते या फिर वो लाल सागर वाला समुद्री रास्ता, हाँ, जो भारत से यूरोप माल ले जाते थे, अब पूरी तरह से अरब मुस्लिम व्यापारियों और वहां के इस्लामिक शासकों के नियंत्रण में आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि यूरोपीय व्यापारियों के लिए सीधा व्यापार करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, एक तो उनकी पहुंच बहुत सीमित हो गई, और जो माल पहुंचता भी था वो इन बिचौलियों की वजह से मतलब कई गुना महंगा हो जाता था। सारा मुनाफा बीच के लोग कमा रहे थे। हाँ, वही, सारा मुनाफा उनकी जेब में। तो यूरोपियन शक्तियों को, खासकर व्यापारियों को, ये बात बहुत बहुत ज्यादा खल रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो इस व्यापार की दौलत से पूरी तरह कट गए हैं।